नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मूल ढांचा। मूल ढांचे से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये सवाल जो है, मूल संरचना यानी कि मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। हमारी संसद को हम सभी जानते हैं आर्टिकल 368 के तहत और संविधान संशोधन की पावर है। संविधान संशोधन, परंतु मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न संविधान निर्माण तथा लागू होने के बाद से ही कई बार हमारे देश में उठता रहा है, बार बार, कि भाई संविधान संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु मूल ढांचे से यानी कि मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज हम इसी मुद्दे को देखने वाले हैं कि वास्तव में ये मूल ढांचा है क्या। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित पृष्ठभूमि की बात करते हैं। पृष्ठभूमि, देखिए, अगर इसकी पृष्ठभूमि की हम बात करें तो ये मूल ढांचे संबंधी जो प्रश्न है ये सन 1951 से लेकर और 1973 तक ये मूल ढांचे संबंधी जो प्रश्न है, ये मूल ढांचा बनाम वर्सेस मूल अधिकार रहा। मूल अधिकार, इसको इसी चीज से आकर देखा जाता था, यानी कि मूल ढांचा जो है इसको मूल अधिकारों से जोड़कर देखा जाता था। मूल अधिकार वर्सेज मूल ढांचा या मूल ढांचा वर्सेज मूल अधिकार, यही समझा जाता था। कब से लेकर 1951 से लेकर और 1973 तक। कैसे? तो देखिए, हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो संसद है, भारतीय संसद, वो आर्टिकल 368 के तहत और संविधान संशोधन की पावर रखती है। क्लियर? तो इसी पावर को यूज करते हुए संसद ने और सबसे पहले सन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। क्लियर? यह संविधान संशोधन अधिनियम जो है, इसके तहत और संसद ने 9वीं अनुसूची का निर्माण किया। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी। इस फर्स्ट संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत और संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसके तहत और ये प्रोविजन किए गए कि इस 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाएंगे उन विषयों की और न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी कि न्यायालय में विचारणीय नहीं होंगे, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी 9वीं अनुसूची के विषयों को। और इस 9वीं अनुसूची में सबसे पहले जो विषय रखा वो था संपत्ति का अधिकार में कटौती, यानी कि संपत्ति का अधिकार। हमारे मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकारों में था। क्लियर? मूल अधिकारों में। तो इस फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची बनाकर और क्या किया गया, राज्य द्वारा और संपत्ति अधिग्रहण संबंधी कानून बना गया, यानी कि राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो संपत्ति संबंधी और अधिग्रहण कर सकते हैं, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसमें कटौती की गई। क्लियर? तो अब चूंकि ये संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार था, तो इस पर उच्चतम न्यायालय में एक रिट लगी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत सरकार नाम से एक रिट और उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लगी, तथा इसमें तर्क दिया गया कि संसद जो है वो मूल या मौलिक अधिकार जो भी हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक और जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर? इसमें अनुच्छेद 13 का हवाला दिया गया। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13, वो संसद द्वारा विधियां बनाकर और किसी भी अधिकार में अल्पीकरण, यानी कि कम, ज्यादा या यथावत या बदलना, किसी भी अधिकार में संसद द्वारा विधियां बनाकर और अल्पीकरण या बदलाव किया जा सकता है। तो इस अधिकार के तहत बोला गया कि संसद जो है मूल अधिकारों यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि यहां
संपत्ति का जो अधिकार अधिनियम था वो मूल अधिकारों में था तथा उससे छेड़छाड़ की गई तथा राज्य को यह कानून पावर दी गई कि वो संपत्ति के अधिकार अधिनियम में और संशोधन कर सकता है अगर उसको अधिग्रहण करना हो तो यहां यह तर्क था कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो अब उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में क्या तर्क दिया, क्या फैसला दिया? उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की तथा बोला कि संसद की जो अनुच्छेद 368 की जो शक्तियां हैं उन्हीं शक्तियों में मौलिक अधिकारों में संशोधन संबंधी शक्ति भी अंतर्निहित है। न्यायालय ने क्या बोला कि 368 के तहत जो संसद को जो संविधान संशोधन की पावर है 368 के द्वारा, उसी पावर में और मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी शक्तियां भी अंतर्निहित हैं। यानी कि संसद संशोधन द्वारा किसी भी मूल अधिकार को संक्षिप्त करना यानी कि छोटा कर सकती है या फिर वापस ले सकती है, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने और शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामले में और बताया। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड स्टेप, मूल ढांचे संबंधी सेकंड स्टेप मूल ढांचा। अभी इसके बाद क्या हुआ, सन 1964 में और भारतीय संसद के द्वारा सेम 368 का प्रयोग करते हुए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। क्लियर? इस 70वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया, 9वीं अनुसूची जो 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी जिसमें संपत्ति का अधिकार अधिनियम में और कटौती की गई थी, उसी 9वीं अनुसूची के दायरे को बढ़ा दिया। 9वीं अनुसूची में बदलाव करके उसके दायरे को बढ़ा दिया, यानी कि इसमें और भी कई विषय शामिल कर दिए, और भी विषय और नवी अनुसूची में शामिल कर दिए। तो उन अन्य विषयों से संबंधित उन अन्य विषयों को लेकर और सन 1967 में गोलकनाथ बनाम भारत सरकार नाम से और उच्चतम न्यायालय में और एक रिट लगी, रिट पिटीशन दायर हुई गोलकनाथ बनाम भारत सरकार, जिसमें कि इस 70वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो मूल अधिकारों से छेड़छाड़ की गई, 9वीं अनुसूची के दायरे को बढ़ा दिया, उससे संबंधित और रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इस मामले की सुनवाई की गोलकनाथ बनाम भारत सरकार तथा 1951 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि संसद जो है आर्टिकल 368 के तहत ही मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, इस अपनी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही व्यवस्था को और पलट दिया और नई व्यवस्था दी। नई व्यवस्था क्या दी कि संविधान के जितने भी मूल अधिकार हैं यानी कि मौलिक अधिकार वो अपरिवर्तनीय हैं, यानी कि उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता तथा संसद उन्हें परिवर्तन या वापस नहीं ले सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकती तथा उन्हें परिवर्तन या वापस नहीं ले सकती। क्लियर? इसके बाद यह फैसला आने के बाद और सन 1971 में संसद ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और इस 24वें अधिनियम में इन्होंने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 इन दोनों अनुच्छेदों को ही और संशोधित कर दिया, दोनों अनुच्छेदों को ही संशोधित कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। और नया कानून बना दिया संसद ने कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 13 को आधार मानकर 368 के तहत संशोधन कर सकती है तथा वापस ले सकती है। ऐसा कानून बना दिया भारतीय संसद ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा तथा दोबारा से इसने उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था थी उसको पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 13 को आधार मानकर 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप के बारे में, मूल ढांचे से संबंधित थर्ड स्टेप। क्लियर? तो देखिए सन 1973 में और जब संसद ने आर्टिकल 13 तथा 368 दोनों में संशोधन करके और यह कानून बना दिया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तब एक नया मामला आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार, केरल राज्य। सुप्रीम कोर्ट में 1973 में और एक नया मामला आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार, केरल राज्य। इस मामले में और 9वीं अनुसूची में जो न्यायिक समीक्षा थी, यानी कि 9वीं अनुसूची क्या बोलती थी
कि 9वीं अनुसूची के जितने भी विषय हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्लियर? तो इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार में और इस 9वीं अनुसूची की जो न्यायिक समीक्षा थी इसको चुनौती दी गई उच्चतम न्यायालय ने। तब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनल तथा क्लियर डिसीजन और इस मामले की सुनवाई करते हुए दिया, तथा उसमें क्या बताया गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है तथा उन्हें वापस ले सकती है। मौलिक अधिकारों को और मूल ढांचे से अलग किया गया। मूल अधिकार तथा मूल ढांचा, इन दोनों को और सर्वप्रथम 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग किया गया। यानी कि मूल अधिकारों को अलग किया गया तथा मूल ढांचे को अलग परिभाषित किया गया। परिभाषित तथा बताया गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में तो बदलाव कर सकती है, वापस ले सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की कि मौलिक अधिकारों में बदलाव हो सकता है संसद के द्वारा, परंतु मूल ढांचा जो है संविधान का उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तथा बताया गया कि वैसे मूल अधिकारों से भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जो कि मूल ढांचे से जुड़े हों। क्लियर? यानी कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर सुनिए, बताया कि संसद केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन दे दी, क्लियर कर दिया कि संसद जो है मूल अधिकारों में तो बदलाव कर सकती है, परंतु ऐसे मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूल ढांचे से जुड़े हैं। तथा संविधान का मूल ढांचा क्या होगा इसके बारे में और सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो तर्क हैं, ये संरचना है वो संविधान के और मूल ढांचे से जुड़ी होगी। यानी कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने और मूल ढांचे को परिभाषित किया, उसकी एक परिभाषा दी कि ये घटक जो है संविधान के वो मूल ढांचे से जोड़कर देखे जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से घटक ऐसे बताए संविधान के जो कि संविधान का मूल ढांचा कहलाए, मूल ढांचा जिनमें कि संसद बदलाव नहीं कर सकती। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो संविधान का मूल ढांचा होगी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान जो है वो सभी नागरिकों के लिए समान होगा तथा संविधान के द्वारा जो विधि निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए और सर्वोच्च होगा, ऐसा बोलता है हमारा संविधान। तो ये संविधान की जो सर्वोच्चता है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये संविधान का मूल ढांचा है, इससे संसद छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यानी कि संविधान को बदलकर किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं कर सकती कि भाई व्यक्ति विशेष है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके लिए संविधान की मर्यादा नहीं है, आम जनता के लिए संविधान की मर्यादा है, ऐसा संसद नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान सभी के लिए सर्वोच्च है। देश के समस्त नागरिकों के लिए संविधान की सर्वोच्चता है, चाहे वो किसी भी पद पर या कोई भी व्यक्ति हो, किसी एक के लिए सर्वोच्च या किसी एक के लिए सर्वोच्च नहीं, ऐसा संसद नहीं कर सकती। तो इसको बताया गया कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो संविधान का मूल ढांचा है, इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। क्लियर? इसके बाद भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति। देखिए, भारत में हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतंत्र, यानी कि हमारी जो सरकार का मुखिया होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी हुई सरकार और जो है कार्य करती है। तो ये हो गई भारत की लोकतांत्रिक पद्धति। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति जो है वो भी मूल ढांचा है, यानी उसको बदलकर और कभी भी तानाशाही में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तानाशाही में नहीं बदला जा सकता। यानी कि लोकतांत्रिक पद्धति ही रहेगी। अगर संसद चाहे कि कल को लोकतंत्र को बदलकर तानाशाही में परिवर्तित कर दे तो ऐसा संसद नहीं कर सकती। इसलिए बताया गया कि लोकतांत्रिक पद्धति जो है वो भी मूल ढांचा है। क्लियर? इसके बाद अगला जो तर्क दिया वो था संविधान की धर्मनिरपेक्षता। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो देश के सभी नागरिकों को यह हक देता है कि वो किसी भी धर्म को और मान सकें, अबाध रूप से किसी भी धर्म को और मान सकें तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकें। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक
स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान की जो धर्मनिरपेक्षता है आर्टिकल 25, इसमें भी बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि आप संसद किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा किसी आदमी को यह बाध्य नहीं कर सकती कि तुम फला फला धर्म को ही मानना है। कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। यानी कि संविधान की जो धर्मनिरपेक्षता है आर्टिकल 25, ये भी जो है मूल ढांचा होगा। क्लियर, इसमें भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला जो जो मूल ढांचे से संबंधित बताया गया वो है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा। यानी कि कार्यपालिका जो है मंत्री परिषद तथा न्यायपालिका यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय, जो भी न्यायपालिका है, इसकी शक्तियों का बंटवारा। यानी कि शक्तियां जो है पृथक पृथक शक्तियां और संविधान में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को दी गई हैं। तो ये जो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की जो पृथक पृथक शक्तियां हैं, इसको भी संघीय ढांचा माना गया। यानी कि संविधान का संघीय ढांचा, मूल ढांचा माना गया तथा बताया गया कि इसमें भी संसद के द्वारा और बदलाव नहीं हो सकता। इसके बाद अगला संविधान का संघीय स्वरूप। देखिए हमारे देश में और संघ शासन व्यवस्था है, संघ शासन व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था से हम क्या समझते हैं? यानी कि केंद्र में एक चुनी हुई सरकार तो होगी ही होगी, इसके अलावा राज्यों में भी एक चुनी हुई सरकार होगी जो कि राज्य स्तर पर प्रशासन देखेगी। क्लियर? तो यह है संविधान का संघीय ढांचा। यानी कि केंद्र में एक पूरे देश की एक चुनी हुई केंद्रीय सरकार होगी, साथ ही साथ राज्यों में भी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से निर्वाचित सरकारें होंगी। यह हो गया संविधान का संघीय स्वरूप। तो इस संघीय स्वरूप को बदलकर और संसद कभी भी और एकात्मक स्वरूप नहीं कर सकती, ऐसा बताया उच्चतम न्यायालय ने। यानी कि संविधान का जो संघीय स्वरूप है यह भी संविधान का मूल ढांचा होगा, इसमें भी संसद के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। क्लियर? इसके बाद राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण रखना। देखिए हमारे संविधान में और राष्ट्र की जो एकता है, यानी कि हमारा एक अखंड भारत, यानी सभी लोग और राष्ट्र को एक झंडा, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो बताया गया है संविधान में, एक निशान, एक विधान, एक संविधान। यानी कि सभी लोगों की, भारत का जो संविधान है कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, संवैधानिक रूप से सबके लिए बराबर होगा। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जो है वो अक्षुण्ण रहेगी। अक्षुण्ण यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इसको भी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मूल ढांचे से, यानी कि राष्ट्र की एकता अखंडता संबंधी जितने भी संविधान में प्रावधान है वो भी और संविधान के मूल ढांचे हैं, यानी कि उनमें भी और संसद बदलाव नहीं कर सकती। क्लियर? इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली। देखिए हमारे शासन प्रणाली दो तरह से होती है, एक होती है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, एक होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति शासन है, यूएस, कनाडा इत्यादि में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है कार्यपालिका का, और कार्यपालिका की एक्चुअल शक्तियां भी राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। परंतु हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि कार्यपालिका का हेड तो राष्ट्रपति ही होता है, परंतु कार्यपालिका की जो एक्चुअल शक्तियां हैं वो चुनी हुई मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो ये संसदीय शासन प्रणाली जो है संविधान में, इसको भी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह भी संविधान का मूल ढांचा है। अगर कल को संसद चाहे कि संसदीय शासन प्रणाली को बदलकर और राष्ट्रपति शासन प्रणाली बना दी जाए तो ऐसा संसद नहीं कर सकती। इसको भी और संविधान के मूल ढांचे में रखा गया तथा बताया गया कि इसमें भी संसद बदलाव नहीं करेगी। क्लियर? इसके बाद हमारा जो संविधान है लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देता है। लोक कल्याणकारी यानी कि देश के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। लोक कल्याणकारी राज्य, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, उपरोक्त सभी, तो इसमें सही होगा तो लोक कल्याणकारी राज्य की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा है संविधान में, वो भी संविधान का मूल ढांचा होगा, यानी कि मूल ढांचे से जुड़ी हुई चीज है, इसमें भी संसद के द्वारा और बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद कानून की सर्वोच्चता, यानी कि देश में संसद के द्वारा समय समय पर जो विधियों का निर्माण करके नए नए कानून बनाए जाते हैं, वो कानून सभी देश के सभी नागरिकों के लिए समान होंगे तथा सर्वोच्च होंगे। सभी को उनका पालन करना ही करना होगा, पालन करना ही होगा।
तथा ये कानून की जो समानता तथा सर्वोच्चता है, ये भी मूल ढांचा संविधान का है। इसमें भी संसद बदलाव करके और किसी के लिए कानून कम करना, किसी के लिए ज्यादा, किसी को मानना, किसी को नहीं मानना, ऐसा संसद नहीं कर सकती। कानून जो है सभी को मानना होगा, सभी के लिए समान होगा, सभी के लिए सर्वोच्च होगा। इसको भी मूल ढांचा बताया, यानी कि संसद इसमें भी 368 का प्रयोग करके बदलाव नहीं कर सकती। इसके बाद मौलिक अधिकार, देखिए आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक दिए गए हैं मौलिक अधिकार, तथा आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जो जिम्मेदारी है राज्य की, उसको भी और सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन जो है, उसको भी मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचे ही जोड़कर देखा तथा बताया कि इसमें भी संसद के द्वारा और इन दोनों के बीच संतुलन में बदलाव नहीं किया जा सकता, आपसी संतुलन में। इसके बाद स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र, देखिए हमारे देश में और केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की हम पावर्स की बात करें, हमने एक लेसन भी बना रखा है इसका, तो उसमें बताया गया है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति, ये 4 तरह के जो चुनाव हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यों की तथा राष्ट्रपति, ये चुनाव करवाएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तथा ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, ये चारों के चारों चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से करवाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। यानी कि कल को संसद चाहे कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को अपनी मन मुताबिक और स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव ना कराने दे, तो ऐसा भी नहीं होगा। संसद इसमें बदलाव करके और इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसको भी संविधान के मूल ढांचे से जोड़कर देखा। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए हमारे संविधान में और न्यायपालिका जो है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जितने भी न्यायालय हैं उनको स्वतंत्रता, यानी कि उनको किसी भी मामले की सुनवाई करना तथा फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र है न्यायपालिका। तो ये न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इसके बारे में भी बताया कि यह भी संविधान का मूल ढांचा है। संसद किसी कानून के द्वारा और इसमें बदलाव नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रहेगी, ऐसा मूल ढांचे संबंधी और बताया गया कि इसमें भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। देखिए देश का कोई भी नागरिक है, हमारे देश में जैसे अमीर लोग हैं, अमीर लोग, कोई भी मामला हुआ, उन्होंने अपनी अच्छा वकील कर लिया तथा अच्छे वकील के द्वारा उनके मामले की पैरवी की गई। लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग, तो गरीब लोग क्या है, वकील करने में समर्थ नहीं होते हैं। समर्थ कई बार गरीब व्यक्ति, तो न्याय तक, तो अब गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? तो उसके लिए बताया गया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी को, और सरकारी वकील, कई बार सुना होगा एक टर्म चलती है सरकारी, तो ये सरकारी वकील वही होते हैं जो व्यक्ति वकील करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको और न्याय तक प्रभावकारी पहुंच उसकी बनाए और उसके लिए वकील की व्यवस्था करे। तो ये जो न्याय तक प्रभावकारी पहुंच का जो प्रावधान है संविधान में, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है और मूल ढांचे से जोड़कर बताया तथा बताया कि ये सभी के लिए समान होगा, सभी को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच रहेगी। संसद इसमें बदलाव करके और इसको संशोधित नहीं कर सकती। क्लियर? इसके बाद में जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। इसके बाद और अनुच्छेद 32, 136, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 की उच्चतम न्यायालय की, देखिए अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को और कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। विशेषाधिकार यानी कि विशेष शक्तियां दी गई हैं आर्टिकल 32 में, और बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी आदेश की पालना हेतु और अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। ऐसा बताया गया है आर्टिकल, किसी भी आदेश की पालना हेतु और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, अधिकारी नियुक्त। इसके अलावा आर्टिकल 136 के द्वारा और किसी भी अपील हेतु और उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, इसमें बताया गया है कि अगर किसी को कोई विशेष अपील करनी है
तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत यानी कि स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आर्टिकल 141 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई विधियां या कानून का अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होना। उच्चतम न्यायालय कोई भी विधि बनाएगा वो अधीनस्थ न्यायालयों पे लागू होंगी, सभी अधीनस्थ न्यायालय उसको मानने के लिए पाबंद होंगे। इसके अलावा 142 उच्चतम न्यायालय द्वारा डिक्रियों, समय समय पर जो डिक्री या आदेश जारी किए जाते हैं उनकी पालना सुनिश्चित करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये विशेषाधिकार दिए गए हैं 32, 136, 141 तथा 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। तो बताया गया कि ये जो है चारों आर्टिकल, ये भी और संविधान का जो है मूल ढांचा है, संसद इन 4 आर्टिकल्स में और बदलाव नहीं कर सकती। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार 1973 में और मूल ढांचे से संबंधित बताई गई गाइडलाइंस, अलग अलग गाइडलाइंस। अब तक 1951 से लेकर और 1973 तक मूल ढांचा जो है वो मूल ढांचा बनाम मूल अधिकार समझा जाता था, परंतु 1973 में केशवानंद भारती मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, क्लियर गाइडलाइन दे दी कि मूल ढांचा और मूल अधिकार अलग अलग हैं। संसद मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचे से संबंधित छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और गाइडलाइन बताई, परिभाषा बताई मूल ढांचे की कि ये जो शक्तियां हैं संविधान की, ये संविधान का मूल ढांचा होंगी तथा इनमें संसद बदलाव नहीं कर सकती। तो ये था संविधान के मूल ढांचे संबंधी हमारा विशेष चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।